थप्पड़ एक। जैसे ही सूर्य की किरणों ने मलिक ठेकेदार के चेहरे पर अपने प्रकाश का पहला प्रहार किया, वह सदा की तरह बौखलाया सा जाग उठा। उसे देर तक सोने की आदत थी। अक्सर वह नशे से धुत होकर घर लौटता और आते ही अपनी सुंदर कोमल सी पत्नी पर रौब झाड़ते टूट पड़ता। पेट तो उसका पहले से ही दारू के साथ मछली के पकोड़े खाने से भरा होता था, परंतु घर पहुंचकर पत्नी को रसोई में व्यस्त कर देना उसका धर्म सा बन चुका था। कोई भी समय हो, रात कितनी भी बीत चुकी हो या उसकी पत्नी मालती सारी रसोई संभाल कर लेट चुकी हो, सर्दी हो या गर्मी, मलिक ठेकेदार को फिर से रसोई में ताजा पका कुछ न कुछ खाने को चाहिए। बस यही उसका कर्म था। मालती को भी अच्छी तरह से मालूम था कि उसे उठना तो पड़ेगा ही। न उठने के परिणाम पहले ही कई बार भुगत चुकी थी। मलिक ठेकेदार के लिए धर्मपत्नी पर हाथ उठाना उसकी मर्दांगी का प्रमाण व उसके पति होने का अधिकार मात्र था, और वह किसी भी अवसर पर अपने इस अधिकार को होता नहीं था। फिर अगर उसकी पत्नी उसकी सेवा करने का पत्नी धर्म न निभाए तो उसका अपने पति के हाथों पीटना मलिक ठेकेदार के सिद्धांतों के अनुसार उचित और उपयुक्त दोनों ही था। वह कोमलांगी अर्धांगिनी प्राय यह मार चुपचाप सह जाती। हालांकि चौधरी के हाथे के सभी परिवारों को इस अन्याय का ज्ञान था, परंतु मलिक ठेकेदार को कोई ठोके यह साहस किसी में भी नहीं था। मलिक ठेकेदार ने करवट बदली और चादर से मुंह ढांप लिया, पर अब तक नींद तो उसकी उड़ चुकी थी। पड़ोसन मौसी के रेडियो पर भजन भी कुछ ऊंची आवाज में बज रहे थे। कुछ देर तो वह ऐसे ही लेटा रहा, परंतु अचानक उसे लगा कि कुछ असाधारण सा अवश्य है इस सुबह में। कुछ पल वह चौंकने कुत्ते की तरह सोचता रहा और उसके कानों में आने वाली हर ध्वनि का विवेचन करता रहा। आंख तो वो खोलना ही नहीं चाहता था। कल रात के नशे के कारण प्रकाश और स्वर दोनों ही तीखे लग रहे थे। उसने अपने मस्तिष्क पर लगे मकड़ी के जालों को उतारते हुए सोचना प्रारंभ किया। मौसी का रेडियो चल रहा है, यह तो सामान्य है। सामने वाली भी हमेशा सुबह ही आंगन में कपड़ों को धोते हुए जोर जोर से बोल रही है। बरामदे में चौधरी के हाथे के बच्चे भी भागदौड़ कर रहे हैं। तो फिर उसका मन क्यों कहता है कि कुछ ठीक नहीं है? उसने मालती को आवाज दी, पर उधर से कोई उत्तर नहीं आया। मलिक ठेकेदार एकदम अपनी कोहनियों के बल आधा उठ गया। इस बार उसने फिर जरा जोर से मालती को पुकारा, मालती! कोई उत्तर नहीं। अब तक मलिक ठेकेदार का पारा चढ़ने लगा था, क्योंकि उसके पारे को ऊपर चढ़ने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता नहीं थी। खाट से उठते हुए और अपने पैरों से अपनी चप्पल टटोलते हुए मलिक बुदबुदा रहा था, न जाने यह बहरी मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रही है। अभी बताता हूँ इस हराम। अचानक उसका बुदबुदाना वहीं पर थम गया। उसने फिर से गर्दन उखड़ करके और अपने कान उठाकर रसोई की तरफ देखा। उधर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, न बर्तन मलने की और न ही नाश्ता बनाने की। मलिक ने अपने मन को तसल्ली दी कि शायद मालती दूध या डबल रोटी लेने के लिए नुक्कड़ तक गई होगी। वह कुछ अस्वस्थ सा होकर अपनी लुंगी संभालता हुआ कमरे से निकलकर बाहर बरामदे में आ गया। उसने देखा सभी कुछ तो सामान्य था। चौधरी के हाथे में सामने वाली आंगन के बीचों बीच लगे हैंडपंप पर बैठी कपड़े धो रही थी। पड़ोसन मौसी नाश्ता करने के बाद पूजा करते हुए रेडियो पर भजन सुन रही थी। बच्चे भागदौड़ कर रहे थे। उसकी दूसरी तरफ के पड़ोसी इंजीनियर कुंवारे अपनी नौकरी पर जा चुके थे। यानी कि चौधरी के हाथे का जनजीवन सामान्य गति से ही चल रहा था। बस मालती यहाँ तक दूध या डबल रोटी ही लेने गई थी। सब कुछ ठीक ही था। उसने एक लंबी सांस भरी और फिर से लेटने के लिए चारपाई की तरफ चल दी। पड़ोसन मौसी ने
पूजा करते करते एक आंख खोलकर मलिक की पीठ को देखा और मुस्कुरा दी। कपड़े धोती हुई पड़ोसन ने कपड़ों को पछाड़ना रोक दिया और गर्दन उठाकर मलिक को देखने लगी। सामने के बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे पंडित जी ने भी उधर ही दृष्टिपात किया। इन सब को मलिक ने देखा तो नहीं, पर न जाने उसे लगा कि उसकी पीठ में कुछ सुड़ाया सी चुभ रही है। ना, कुछ भी तो नहीं है, मेरा वहम ही है। शायद मुझे कुछ थोड़ी ही पीनी चाहिए। अपने आप से बातें करता हुआ फिर से वह अपनी चारपाई पर आ बैठा और रात के नशे के विषय में सोचकर पुनः उसका आनंद लेने लगा। चौधरी के हत्थे के परिवार भी अपनी सांस रोककर इस नाटक के अगले दृश्य की प्रतीक्षा करने लगे। चौधरी साहब ने जब यह घर बनाना शुरू किया तो उन्होंने किसी से भी घर का नक्शा बनवाने की चेष्टा तक नहीं की थी। बस 2 पोर्शन ही बनवाए, बगल बगल में 2 कमरे और 2 कमरों के साथ 2 रसोइयां और स्नानघर, सब एक ही सीधे में और किराए पर चढ़ा दिए। चौधरी के पास जैसे जैसे पैसे आते गए वह ऐसे ही पोर्शन जोड़ता चला गया। करते करते बीच में आंगन बन गया और चारों तरफ बरामदा। किराएदार आकर बसते चले गए। छोटा सा कस्बा था कुछ वर्ष पूर्व तक, परंतु दिल्ली की निकटता के कारण कस्बे को शहर में बदलते हुए देर नहीं लगी थी। जैसे जैसे कस्बा शहर में बदलता गया तैसे तैसे चौधरी का घर बढ़ता चला गया। पहले पहल तो लोग इसे चौधरी के आहाते के नाम से पुकारते थे, परंतु अब यह केवल चौधरी का हाता बनकर रह गया था। मलिक को प्रतीक्षा करते करते लगभग 20 मिनट हो चुके थे और मालती का कोई नामो निशान नहीं। इतनी देर तो नहीं लगती दूध लाने में। वैसे तो दूध वाला घर पर ही दूध देकर जाता है, परंतु अगर गर्मी के कारण दूध फट जाए तो उसकी डेयरी तक भागना पड़ता है। शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा, मलिक ने सोचा और अपने चढ़ते हुए पारे को नीचा किया। मन शांत होते ही मलिक फिर से लेट गया। छत पर लटका पंखा घर घर की आवाज से चल रहा था। यह पंखा कभी भी अपनी पूरी गति पर नहीं चलाया जाता था। अगर तेज चलाया जाता है तो असंतुलित होने के कारण बुरी तरह से डोलने लगता। मलिक ने सोचा कि कितनी समानता है इस पंखे की गति में और उसकी गृहस्थी में। वह पूर्ण गति से चलकर समाज के उच्च स्तर के लोगों में मिल जाना चाहता है, परंतु यह मालती तो उसके गले से लटका एक पत्थर या उसके पांवों की बेड़ी की तरह है। न ढंग का पहनना और न ढंग से उठना बैठना, वही गवार की गवार। मलिक फिर से खींच उठा। कहाँ मर गई यह औरत, अभी तक लौटी नहीं। बुड़बुड़ाता हुआ मलिक उठकर फिर से बरामदे में आ खड़ा हुआ। पड़ोसन मौसी अपनी पूजा समाप्त कर चुकी थी। रेडियो पर भजन अभी भी चल रहे थे। मौसी ने अपनी रसोई में बैठे बैठे गर्दन उठाकर मलिक को बरामदे में दरवाजे पर खड़ा देखा और फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। सामने पंडित जी अभी भी अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने भी समाचार पत्र के ऊपर से मलिक को देखा और फिर से समाचार पत्र के पीछे ओझल हो गए। सामने वाली अभी भी कपड़े ही धो रही थी। वह मलिक को देखकर मुस्कुरा दी। मलिक ने अपनी आंखें नीचे कर ली। वह किसी के भी मुंह नहीं लगना चाहता था। परेशानी से उद्वेलित मलिक कभी आहते के फाटक की दिशा में झांकता तो कभी रसोई की खुले दरवाजे की ओर। लाचार सा वह फिर से कमरे में आकर खाट पर लेट गया। मालती से उसका विवाह हुए लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं। मालती देखने में बहुत सुंदर लगने वाली सुघड़ महिला है, परंतु मलिक न जाने क्यों उसमें सदा ही दोष देखता रहता है। संभवत अपने दोषों पर पर्दा डालने के लिए मालती एक बहाना बनकर रह गई है। चौधरी के अहाते में रहने वाले सभी लोगों के साथ मालती के अच्छे संबंध है, पर मलिक किसी से भी संबंध नहीं रखना चाहता। उसकी दृष्टि में वह उन सब से बेहतर है। यह तो कुछ समय का ही फेर है कि उसकी आर्थिक स्थिति उसकी मानसिक अलग स्तर पर चल रही है। वह तो शहर के दूसरी तरफ नई बनी कोठियों में रहना चाहता है, जहां ठेकेदार के चक्कर
में उसका आना जाना लगा रहता है। कई सपने देख डाले हैं उसने, पर यह मालती उसकी बेड़ी पीछा भी नहीं छूटता इस गवार से। यह सोचते सोचते मलिक फिर से बौखलाकर काट पर उठ बैठा। शादी के कुछ महीनों के बाद ही मलिक मालती पर उसकी हरकतों पर खींचने लगा था। मालती एक बहुत ही सादे परिवार से आई थी, जिसमें लड़कियों को बहुत दबा कर रखा जाता था। न ठीक से पहनने दिया जाता था, न ठीक से खाने दिया जाता था। बाहर स्वतंत्रता से घूमने फिरने का तो प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। उसे ऐसे परिवार में पली बड़ी नवयुवती को अचानक परिवार से दूर के शहर में विवाह के तुरंत बाद अलग से रहना पड़े और उससे उम्मीद रखी जाए कि वह गृहस्थी को सहजता से संभाल पाएगी, मूर्खता ही होगी। परंतु मलिक उन्हीं में से था जो सोचता कि पत्नी के रूप वेदों के अनुसार मां से लेकर अप्सरा तक जैसा लिखा था वैसे ही होने चाहिए। मालती को घर गृहस्थी किसी की भी समझ नहीं आती थी। मलिक अक्सर चीखता चिल्लाता। चौधरी के हाथे में कुछ भी गुप्त रह पाना कठिन था। जितनी पतली दीवारें थी उससे भी पतले लोगों के कान थे। रसोई में बर्तनों की खटखट से लेकर चारपाई की चरमराहट तक की खबर सभी को रहती। पड़ोसन मौसी भी निरह मालती की अवस्था देखती और दया से भर उठती। फिर एक दिन उसने मलिक के चले जाने के बाद आकर मालती को सहारा दिया। मालती फूट फूट कर रो पड़ी। इस अजनबी शहर में आखिर कोई तो मिला उसका दर्द बांटने वाला। मौसी ने भी उसे पुत्री की तरह घर गृहस्थी की शिक्षा देनी आरंभ कर दी। मलिक का जीवन भी कुछ सुगम होने लगा था। समय पर धुले इस्त्री किए हुए कपड़े मिलते, शाम को घर आते ही चाय और ढंग का खाना मिलता। यह जानते हुए भी कि यह सब पड़ोसन मौसी की शिक्षा का परिणाम है। मलिक को मालती का मौसी से मिलना जुलना पसंद नहीं था। अजीब शख्सी आदमी था। सदा यही सोचता रहता कि मालती उसकी पीठ के पीछे न जाने क्या क्या मौसी को उसकी बातें बताती रहती होगी। धीरे धीरे यह शक क्रोध का रूप लेने लगा। मौसी को वैसे ही मलिक की हरकतें उसकी शादी के पहले से ही पसंद नहीं थी। दोनों ने ही अपने निजी वैमनस्य का हथियार मालती को बना लिया। मलिक मालती पर मौसी के साथ मिलने जुलने के लिए बरसता तो उधर मौसी मलिक के बदला लेने के लिए मालती को उकसाती भड़काती रहती। चौधरी के हत्या के अन्य परिवार या कुंवारे इस नीत की उठापटक को मनोरंजन के रूप में देखते। मलिक ने पुनः शराब पीकर देर से आना आरंभ कर दिया। उसके लिए शादी पुरानी हो चुकी थी, सो जीवन का सामान्य गति पर आ जाना उसे तर्कसंगत ही लगता था, या अपनी रुचियों की संगत बिठाने के लिए तर्क ढूंढी लेता। देर से यारों दोस्तों के साथ बैठकर दारू पीकर घर लौटना रोज का काम बन गया। मलिक को घर आते ही मालती और मौसी के संबंध अखरने लगते और ढंग ढंग के बहाने ढूंढकर मलिक मालती पर बरस पड़ता। धीरे धीरे मालती ने भी अन्य पति पीड़ित पत्नियों की तरह जीवन से समझौता करना आरंभ कर दिया। पहले की तरह अब वह मलिक से डांट फटकार खाकर रोती नहीं थी। मलिक की मार से बचने के ढंग भी वह धीरे धीरे सीख गई। जिस दिन मलिक अधिक पीकर आता वह दिन मालती को अधिक भाता, क्योंकि उस दिन लाख चाहने पर भी मलिक उस पर निशाना नहीं साध पाता था। मालती मलिक के हर वार से बच निकलती और बौखलाकर मलिक ठेकेदार चारपाई पर गिर पड़ता। उस दिन अगर मलिक घर आकर कुछ खाने की जिद भी करता तो मालती अपने पति को प्रसन्न करने का भी कोई प्रयत्न न करती। बस बात को टालने के लिए रसोई में जाकर बर्तन को उलटने पलटने लगती। रसोई से आने वाली बर्तनों की ठकार मलिक के लिए लोरी का काम करती और वह कहीं पर भी लुढ़क जाता। मालती पड़ोसन मौसी की सहायता से कई बार जमीन से उठाकर चारपाई पर भी डालती और दुखी होने की बजाय मौसी के साथ मिलकर मलिक की खिल्ली उड़ाती। इस तरह से एक तो
मालती को अपने मन की भड़ास निकालने का अवसर मिल जाता और साथ ही साथ मौसी को प्रसन्न करने का भी। मौसी को लगता कि उसकी मलिक के खिलाफ दी जाने वाली शिक्षा का प्रभाव हो रहा है। अब तो कई बार मलिक के नशे के स्तर को तोड़ते हुई मालती उस पर बरस भी पड़ती। यह सब वह पड़ोसियों को सुनाने के लिए करती ताकि वह उसे उतनी असहाय न समझे जितनी कि वह थी। मालती अब तक जान चुकी थी कि मलिक जैसे नशेड़ी व्यक्ति को रात की घटनाओं की सुबह तक कोई स्मृति नहीं रह पाती। सो वह अब कई बार मलिक को गालियां देने का दुस्साहस कर चुकी थी। मालती जान गई थी कि अधिक नशे की हालत में मलिक अगर मारने के लिए आगे बढ़ेगा भी तो अपने ही क्रोध के कारण लड़खड़ा कर गिर जाएगा, उस तक पहुंच नहीं पाएगा। मालती का बढ़ता हुआ साहस और मलिक की बिगड़ती हुई दिशा किसी से भी छिपी नहीं थी। मलिक ठेकेदार के कमरे के ठीक सामने दूसरी मंजिल पर रहने वाले जसपाल सिंह की नज़र से भी मालती की सुंदरता, व्यर्थ जाते यौवन से लेकर रोज के झगड़े ने जसपाल के मन में मालती के प्रति प्रेम के बीज बो दिए थे। जसपाल बहुत ही भद्र नवयुवक था। मालती का विवाहित होना उसके लिए एक लक्ष्मण रेखा थी जिसे वह पार करने की सोच भी नहीं सकता था। जसपाल दोपहर के 3-3:30 के करीब अपने काम पर जाता और रात 11 के बाद घर लौटता। सुबह जब तक वह उठता तब तक चौधरी के हाथे के मर्द अपने अपने कामों पर जा चुके होते। वह अकेला हो जाता, कोई मित्र नहीं सिवाय उसके रेडियो के, जिस पर वह हमेशा ऊंची आवाज में गाने सुनता। अगर कभी मलिक ठेकेदार दिन के समय घर रहता तो उसे जसपाल के रेडियो से भी परेशानी हो जाती, पर जसपाल का डील डौल देखने के बाद मलिक का साहस जवाब दे जाता कि वह उसे ठोक सके। क्या मालती मलिक को छोड़ देगी? क्या मलिक अपना रवैया बदलेगा या छोड़ देगा? और क्या मालती जसपाल को अपनाएगी? ये जानने के लिए थप्पड़ 2 जरूर पढ़िए।